1984 नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल का भाग 8 लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की कहानी। विंस्टन ने मिस्टर चैरिंगटन की दुकान के ऊपर के छोटे और जर्जर कमरे में चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। खिड़की के पास पलंग पड़ा था और उस पर बिस्तर बिछा था। उस पर नीचे की तरफ पुराने कंबल पड़े थे। बिना गिलाफ का तकिया पड़ा था। पुरानी घड़ी टिक टिक चल रही थी। कोने में तिपाई थी। कांच का पेपरवेट भी रखा था। मंद रोशनी में वह चमक रहा था। आले में टीन का स्टोव था। एक चाय बनाने का बर्तन और 2 प्याले थे। ये चीजें मिस्टर चैरिंगटन ने ही दी थी। विंस्टन ने स्टोव जलाकर उस पर पानी रख दिया। वह एक पैकेट विक्ट्री कॉफी और कुछ सैकरीन की टिकिया ले आया था। घड़ी में 7:20 हुए थे। उसका 7:30 बजे आने का वायदा था। वह मन ही मन सोच रहा था, मूर्खता मूर्खता मूर्खता। जानबूझकर वह मूर्खता पर मूर्खता करता जा रहा है, जो आत्महत्या के सिवाय कुछ नहीं है। उसके दिमाग में एक ख्याल तिपाई पर चमकते हुए पेपरवेट को देखकर सबसे पहले आया। जैसी उसने कल्पना की थी कि मिस्टर चैरिंगटन ने कमरे को किराए पर उठाने में कोई आपत्ति नहीं की। उल्टे वे खुश थे, सोच रहे थे इससे उन्हें कुछ डॉलरों की घर बैठे बिठाए आमदनी हो जाएगी। जब उनको ये बताया गया कि विंस्टन कमरे को अपनी प्रेमिका के साथ कुछ समय बिताने के लिए किराए पर लेना चाहता है, तो भी मिस्टर चैरिंगटन ना तो क्षुब्ध ही हुए और ना उन्होंने कोई विरोध ही किया। के बजाय उन्होंने साधारण बातें करनी आरंभ कर दी। उनका कहना था कि एकांत बड़ी मूल्यवान वस्तु है। हर एक व्यक्ति कभी न कभी एकांत की कामना करता है, और जब किसी को ऐसा एकांत मिल जाए तो ये साधारण शिष्टाचार का तकाजा है कि जो इस बात को जाने वह अपना मुंह इस विषय पर कभी न खोले। उन्होंने ये भी बताया कि कमरे के ऊपर वाले भाग में जाने के 2 रास्ते हैं। पहला सामने से और दूसरा पीछे से, जो गली में खुलता था। इसके बाद वह गायब हो गए। खिड़की से बाहर कोई गा रहा था। विंस्टन ने झांक कर देखा। वह मलमल के पर्दे के पीछे था। जून का महीना था। सूरज जमीन और आकाश तपा रहा था। अहाते में स्थूलकाय स्त्री कपड़े धो धोकर सुखा रही थी। कुछ बच्चों के कपड़े थे। वह कपड़ों में क्लिप भी लगा रही थी। जब उसने अपने मुंह में क्लिप ना डाला होता तो वह जोरों से गा उठती। वह आशाहीन कल्पना थी जो अप्रैल के दिन की भांति गुजर गई। एक नजर और एक शब्द, इनमें क्या क्या सपने बन गए। इन्होंने मेरे हृदय को चुरा लिया। ये धुन गत कई सप्ताहों में लंदन पर छाई थी। ये गाना अनगिनत मजदूरों के लिए संगीत विभाग ने तैयार किया था। इस गाने के शब्द पद्य यंत्र नाम की मशीन से तैयार किए गए थे, लेकिन वह औरत इस ढंग से गा रही थी कि वह बेहुदा गाना भी जानदार बन गया था। वह उस स्त्री की आवाज भी सुन रहा था और उसके आने जाने वाले जूतों की चरमराहट को भी सुन रहा था। सड़क पर बच्चे शोर मचा रहे थे। कहीं दूर से गाड़ियों तथा मोटरों आदि के आने जाने की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। फिर भी कमरा शांत था। टेलीस्क्रीन ना होने के कारण ऐसा था। मूर्खता मूर्खता मूर्खता, उसने फिर सोचा। ये तो सोचा ही नहीं जा सकता था कि वे कुछ सप्ताह लगातार यहाँ आए और फिर भी पकड़े न जाएं। किंतु एकांत वाली जगह होने का आकर्षण ऐसा था जिससे वे दोनों ही नहीं बच पाए। गिरजाघर के खंडहर में मिलने के बाद वे फिर बहुत दिनों तक मिल ही नहीं पाए थे। घृणा सप्ताह के कारण काम के घंटे बहुत अधिक बढ़ा दिए गए थे। वैसे वह सप्ताह आने में अभी 1 मास की देर थी, परंतु इसकी तैयारी में अभी से लोगों को बहुत अधिक काम करना पड़ रहा था। जब से वह उससे मिला था, उसकी इच्छाएं बहुत कुछ दूसरा रूप धारण कर चुकी थी। पहले उसकी इच्छाओं में कामुकता नहीं थी, परंतु दूसरी बार ये हुआ। उसे लगा कि जूलिया के बालों की सुगंध, उसके अधरों तक माधुर्य, उसकी त्वचा का स्पर्श, सब कुछ उसके अंदर प्रविष्ट हो गया है। अब जूलिया उसकी भौतिक आवश्यकता थी। उसने सोचा कितना अच्छा होता उन्होंने 10 वर्ष पूर्व ही विवाह कर लिया होता। दोनों सड़क पर ठीक उसी तरह चलते जैसे वे इस समय चल रहे थे, परंतु खुलकर किसी से छिपाने की जरूरत न पड़ती। वे छोटी मोटी बातें करते और घर की छोटी मोटी चीजें बाजार में साथ साथ खरीदते। उसकी इच्छा हो रही थी कि उनकी कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वे मिले तो सही, लेकिन हर बार मिलने पर प्रेम करना अनिवार्य ना हो। उसके दिमाग में ये बात आई क्योंकि मिस्टर चैरिंगटन की दुकान के ऊपर का कमरा किराए पर ले लिया जाए। जब उसने जूलिया के सामने प्रस्ताव रखा तो बिना किसी आपत्ति के आशातीत ढंग से कमरे को किराए पर लेने के प्रस्ताव से सहमत हो गई। दोनों जानते थे ये निपट पागलपन है। ऐसा ही था जैसे दोनों जानबूझकर कब्र की ओर कदम बढ़ा रहे हों। वह पलंग की पार्टी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था, किंतु उसके दिमाग में प्रेम मंत्रालय के तहखाने नाच रहे थे। सामने मौत थी, ठीक उसी तरह जिस तरह 99 के बाद 100 की संख्या आती है। कोई बच नहीं सकता था, लेकिन थोड़ा टाला जरूर जा सकता था।
तभी किसी के जीने पर जल्दी जल्दी चढ़ने की आवाज सुनाई दी। जूलिया कमरे में जल्दी से घुस आई। उसके हाथ में भूरे रंग का औजारों का झोला था। इस झोले को लिए हुए उसने कई बार जूलिया को मंत्रालय के इधर उधर आते जाते देखा था। उसने बाहें फैलाकर उसे आलिंगन में ले लिया, लेकिन जूलिया ने जल्दी ही अपने आप को बाहुपोष से छुड़ा लिया। शायद इसका कारण था कि उसके हाथ में झोला अब भी टंगा था। आधे मिनट के लिए उसने कहा, मैं क्या लाई हूँ ये तो देखो। तुम वही गंदी विक्ट्री कॉफी ले आए फिर से। मैं भी यही सोच रही थी। फेंक दो, हमें उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो। वह अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने झोला खोल दिया। कुछ पेचकस तथा अन्य औजार ऊपर की ओर रखे थे। नीचे कुछ साफ पैकेट थे। पहला पैकेट जो जूलिया ने विंस्टन को दिया, उसमें से कुछ जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। उसमें कुछ रेत जैसी भारी चीज थी। छूते ही वह धसक जाती थी। ये चीनी तो नहीं है? उसने कहा। बिल्कुल चीनी, असली चीनी है ये, सैकरी नहीं है। ये सफेद डबल रोटी रही, काली सड़ियल रोटी नहीं। और ये मुरब्बे का डिब्बा है। ये दूध का टीन है। मुझे इसे बांधना पड़ा क्योंकि... फिर वह चुप हो गई। उसने ये नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। सुगंध से कमरा भर गया था, ऐसी सुगंध जिससे वह बचपन से परिचित था। आजकल कभी कभी ही ऐसी सुगंध मिलती थी। कभी किसी दरवाजे से आती तो कभी सड़क पर किसी आदमी के झोले या जेब से, और फिर एकदम गायब हो जाती। ये कॉफी है, असली कॉफी, जूलिया ने धीरे से फुसफुसाकर कहा। ये पार्टी के अंतरंग सदस्यों को दी जाने वाली कॉफी है। मैं पूरा किलो ले आई हूँ, ने कहा। परंतु ये चीजें तुम्हें कैसे मिल गई? मिस्टर ने पूछा। ये सब पार्टी के अंतरंग सदस्यों के लिए है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन सूरों को ना मिलती हो, लेकिन उनके वहां भी तो नौकर चाकर हैं, और वे भी तो चोरी कर सकते हैं। और ये देखो, मैं एक पैकेट चाय भी लाई हूँ। विंस्टन भी उसके सामने जमीन पर ही बैठ गया था। उसने पैकेट का एक कोना फाड़ दिया। असली चाय है, जामुन की पत्तियां नहीं, जूलिया ने कहा। इधर कॉफी चाय आ रही है। शायद हिंदुस्तान या ऐसी ही किसी जगह पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। हाँ सुनो जरा, 3 मिनट के लिए तुम मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाओ, बिस्तर के दूसरी ओर, लेकिन खिड़की के बहुत पास मत जाना। परंतु जब तक मैं ना कहूं मेरी ओर मुंह न करना। विंस्टन चुपचाप अर्थहीन दृष्टि से एक तक दूसरी ओर मलमल के पर्दे से बाहर देखता रहा। नीचे अब भी वह औरत कपड़े धो धो कर सुखा रही थी। उसने और 2 क्लिप रस्सी पर सूख रहे कपड़ों में लगाकर फिर अत्यंत भावपूर्वक गाया। वे कहते हैं समय बीतने के साथ सब बातें विस्मृति के गर्भ में समा जाती हैं। वे कहते हैं आप सदैव उन बातों को भुला सकते हैं, लेकिन उन मुस्कुराहटों और आंसुओं की याद वर्षों बीत जाने के बाद भी हमारे हृदय को दुखी कर देती है। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे पूरा गीत याद था। उसका स्वर मधुर और गर्म हवा में चारों ओर गूंज रहा था। उस स्वर में अजीब सा दुख था। उसे देखकर ऐसा लगता था यदि वह शाम अनंत हो जाए और उसे लगातार अनगिनत कपड़े धोने पड़े तो भी उसे कोई शिकायत नहीं होगी। वह वहां हजारों बाल बच्चों के कपड़े सुखाती रहेगी और गीत गुनगुनाती रहेगी। उसे ख्याल आया कि पार्टी के किसी सदस्य को गाते या गुनगुनाते हुए उसने कभी नहीं सुना या देखा था। गुनगुनाने को पार्टी भक्ति में कमी और अपने आप से बातें करने जैसी खतरनाक सनक समझा जाता। शायद जब लोग करीब करीब भूखे रहते हों तभी उन्हें गाने की इजाजत दी जाती थी। ये उन्हें गीत दिए जाते थे। अब मुंह मेरी तरफ कर सकते हो, जूलिया ने कहा। उसने फिर जूलिया की तरफ चेहरा घुमा लिया। क्षण भर में तो वह उसे पहचान ही नहीं सका। मैं उम्मीद कर रहा था कि वह उसे बिना कपड़ों के देखेगा, परंतु वह बिना कपड़ों की नहीं थी। जो परिवर्तन हुआ था वह उससे भी अधिक था। उसने अपने चेहरे को सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से सुसज्जित किया था। अवश्य ही वह मजदूरों की बस्ती की किसी दुकान में घुस गई होगी और जहां उसने मेकअप का सामान खरीद लिया होगा। उसके होंठों पर लाली थी, गालों पर भी लाली थी, नाक पर पाउडर था, आंखों के नीचे भी कुछ लगा था जिससे वे चमक गई थी। मेकअप चतुराई से नहीं किया गया था, परंतु इन मामलों में विंस्टन के स्टैंडर्ड भी कोई बहुत ऊंचे नहीं थे। उसने किसी पार्टी सदस्य के चेहरे की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री युक्त कल्पना नहीं की थी। जूलिया के बदले हुए चेहरे को देखकर वह चौंक गया। कुछ रंगों के लग जाने से वह खूबसूरत ही नहीं लग रही थी, बल्कि पहले से अधिक स्त्रियोचित मुद्रा में दिखलाई पड़ रही थी। उसके अधकटे केश तथा लड़कों जैसे पोशाक उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। और जैसे ही विंस्टन ने उसे अपनी बाहों में भरा कि उसके नथनों में नकली सेंट की खुशबू घुस गई। सेंट भी? उसने कहा। हाँ डियर, सेंट भी। और तुम्हें मालूम है कि आगे मैं क्या करने जा रही हूँ? अगली बार औरतों वाली फ्रॉक लाऊंगी और इस पतलून को उतारकर फेंक दूंगी।
मैं रेशमी मोजे और ऊंची एड़ी के जूते पहनूंगी। इस कमरे में नारी बनकर रहूंगी, पार्टी की सदस्य नहीं। उन्होंने अपने कपड़े उतार फेंके और उस महोगनी लकड़ी के पलंग पर बैठ गए। वह पहली बार उसके सामने बिल्कुल नग्न हुआ था। अभी तक वह अपने दुबले और पीले शरीर को देखकर बड़ा लज्जित होता था। उसे अपने टखने की नस पर फोड़ा देखकर भी शर्म आती थी। चादर तो कोई न थी, लेकिन पलंग पर जो कंबल पड़ा था वह हल्का होते हुए भी बड़ा मुलायम था। पलंग की लंबाई, चौड़ाई तथा उसके गुदगुदापन दोनों के लिए बड़ा आश्चर्यदायी आनंद था। जूलिया ने कहा, इस पलंग में खटमल ही खटमल भरे होंगे, परंतु क्या कर सकते हैं। दोहरे पलंग अब नहीं दिखाई पड़ते थे। यदि कहीं दिखते थे तो वह केवल मजदूरों के मकानों में। विंस्टन अपने बचपन में इस तरह के पलंग पर कभी कभी सोता था। जूलिया पहले ऐसे कभी किसी पलंग पर नहीं लेटी थी। कुछ देर बाद वे सो गए। जब वे जगे तो कोई पौन घंटा गुजर चुका था। वह हिला नहीं, क्योंकि बांह का तकिया लगाए जूलिया सो रही थी। उसका अधिकांश पाउडर तथा लाली या तो विंस्टन के चेहरे पर लग गई थी या तकिए पर, परंतु गालों पर हल्की लाली अब भी थी। डूबते सूरज की पीली किरणें पलंग के पैताने पर पड़ रही थी। आतिशदान चमक रहा था। उस पर रखा पानी खूब खौल रहा था। नीचे अहाते में औरत का गाना बंद हो गया था। सड़क से बच्चों के शोर की आवाज अब भी आ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या बीते जमाने में स्त्री पुरुषों का गर्मी के दिनों में इस प्रकार लेटा रहना, इच्छा अनुसार बातें करना और उठने के लिए बाध्य ना होना, चुपचाप बाहर से आने वाली आवाजों को सुनना स्वाभाविक समझा जाता था। जूलिया जाग गई थी। उसने आंखें मली और कोहनी के बल उठकर जलते स्टोव को देखा। ओ, आधा पानी तो भाप बनकर ही उड़ गया होगा, उसने कहा। मैं अभी उठकर झटपट कॉफी बनाती हूँ। अभी बहुत समय है। आजकल तुम्हारे फ्लैटों की बिजली कब काट दी जाती है? 11:30 बजे। मेरे हॉस्टल में तो बिजली 11 बजे ही चली जाती है, इसलिए हम लोगों को इसके पहले ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि चल भाग यहाँ से गंदे। और जूलिया ने नीचे झुककर अपना एक जूता उठाकर कोने की ओर मारकर फेंका, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर ने उसे फिल्म के दौरान गोल्डस्टीन पर डिक्शनरी फेंकते देखा था। कौन था? उसने आश्चर्य से पूछा। चूहा। वह अपनी बिल से नाक चमका रहा था। वहां एक छेद है। अच्छा, इस कमरे में भी चूहे हैं? विंस्टन ने कहा। जूलिया लेट गई थी। उसने कहा, यहाँ सब जगह हैं। हमारे हॉस्टल में रसोई घर तक में है। लंदन के कुछ भागों में तो केवल चूहों की ही बस्ती है। तुम्हें मालूम है, वे बच्चों पर हमला कर देते हैं। हाँ, कुछ स्थानों में तो 2 मिनट के लिए भी बच्चों को माताएं जमीन पर लेटाकर अकेला नहीं छोड़ती हैं। हमला बड़े बड़े भूरे चूहे करते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि बस बंद करो। विंस्टन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। डियर, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया है। मुझे चूहों से सबसे ज्यादा डर लगता है। फिक्र न करो, जूलिया ने कहा। मैं इन गंदे जानवरों को यहाँ नहीं घुसने दूंगी। मैं जाने के पहले इस छेद के मुंह को किसी चीज से भर दूंगी। अगली बार सीमेंट प्लास्टर लाकर इसे अच्छी तरह बंद कर दूंगी। जूलिया बिस्तर से उठ पड़ी और उसने अपने कपड़े पहन लिए। कॉफी भी बना ली। सुगंध इतनी तेज थी कि उसे उठकर खिड़की बंद कर देनी पड़ी। उसे लगा कि कहीं इस गंध से कोई उत्सुकतावश कमरे में झांकने ऊपर ना आ जाए। चीनी की वजह से कॉफी में रेशम जैसी चमक आ गई थी। सैकरीन की वजह से इस चमक को वे वर्षों से भूल चुके थे। जूलिया अपनी पतलून की एक जेब में हाथ डाले और दूसरे में डबल रोटी तथा मुरब्बा लिए कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। वह कभी उदासीन भाव से बुक केस को देखती और कभी तिपाई की मरम्मत की तरकीब बताने लगती और कभी आराम कुर्सी पर कूद कर बैठ जाती और देखती कि उससे बैठने में आराम मिलता है या नहीं। उसे पुरानी घड़ी देखने में भी मजा आ रहा था। कांच के पेपरवेट को रोशनी में अच्छी तरह देखने के लिए वह उसे पलंग पर ले आई। उसने पेपरवेट जूलिया के हाथ से ले लिया। उसमें अंदर का भाग वर्षा के जल जैसा लगता था। ये क्या है? जूलिया ने पूछा। कुछ नहीं, मेरा मतलब है कभी काम में लाया नहीं गया। यही बात मुझे पसंद है। ये इतिहास का एक अंश है जिसे पार्टी अधिकारी बदलना भूल गए। ये 100 वर्ष पूर्व की दुनिया का संदेश है। और ये चित्र? उसने उंगली उठाकर दिखाते हुए कहा। और ये तस्वीर भी क्या 100 साल पुरानी है? और ज्यादा, शायद 200 साल। ठीक तो नहीं कहा जा सकता। आजकल कोई चीज कितनी पुरानी है ये बताना बड़ा कठिन है। मैं उसे देखने और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद तस्वीर देखकर उसने कहा, ये कौन सी जगह है? ऐसा लगता है मैंने इसे पहले भी देखा है। ये चर्च है या था। इसका नाम सेंट क्लीमेंट्स डेन था। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ, जूलिया ने कहा। इस तस्वीर में खटमल भरे हैं। मैं इसे उतार कर एक दिन सफाई करूंगी। अब चलने का वक्त हो गया है।
मुझे मुंह अच्छी तरह से धोना होगा। मुझे तुम्हारे मुंह को भी अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। ये काम मैं बाद में करूंगी। विंस्टन कुछ और मिनट बिस्तर से नहीं उठा। कमरे में अंधेरा हो रहा था। मैं रोशनी के पास चला गया और पेपर वेट को एक टक उठाकर देखता रहा। अंदर का मूंगा देख इतनी उत्सुकता नहीं होती थी जितनी उसके अंदर का कांच देखकर। कांच को इस तरह बनाया गया था कि वह काफी गहरा सा प्रतीत होता था। फिर भी उसकी पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि कांच के ऊपर की सतह आकाश है, जिसके नीचे अपना वातावरण है, जिसमें पुरानी दुनिया बंद है। पेपर वेट वह कमरा था जिसमें वह बैठा था। वह मूंगा उसका तथा जूलिया का जीवन था। वे कांच के टुकड़े में बंद करके अमर बना दिए गए थे। साइम लापता हो गया। एक दिन सुबह वह काम पर नहीं आया। कुछ आदमियों ने उसकी अनुपस्थिति का बुरा ठहराया। इसके बाद वाले दिन किसी ने उसकी चर्चा भी नहीं की। तीसरे दिन विंस्टन रिकॉर्ड विभाग के नोटिस को देखने गया। एक नोटिस में शतरंज कमेटी के सदस्यों की मुद्रित सूची थी। इसमें पहले साइम का भी नाम था। सूची पहले ही की तरह अब भी थी, अर्थात कुछ भी काटा नहीं गया था, परंतु उसमें एक नाम कम था। इतना काफी था। साइम का अस्तित्व जाता रहा था। उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। गर्मी बड़ी तेज हो गई थी। मंत्रालय के भूगर्भ स्थित कमरों में तापमान नियंत्रित था। उसमें खिड़कियां नहीं थी, परंतु बाहर फुटपाथ पर सूरज की गर्मी से गर्म जमीन पर पैर जलते थे। घृणा सप्ताह की तैयारी पूरी तेजी से जारी थी। सभी मंत्रालयों के कर्मचारी ओवर टाइम ड्यूटी दे रहे थे। जुलूस, सभाएं, सैनिक परेड, व्याख्यान, मोम के नमूने, फिल्म, शो, टेलीस्क्रीन कार्यक्रम, सभी का संयोजन किया जा रहा था। स्टैंड बनाए जाने थे, कागज के पुतले बनाए जाने थे, नए नारे तैयार होने थे, गीत लिखे जाने थे, अफवाहें फैलानी थी तथा नकली फोटोग्राफ तैयार करने थे। जूलिया के यूनिट भी बजाय उपन्यास तैयार करने के दुश्मन के अत्याचारों भरे पैम्फलेट तैयार कर रही थी। रोज का काम करने के अलावा विंस्टन को टाइम्स की पिछली फाइलों का पारायण भी करना पड़ता था और ऐसे समाचार तैयार करने थे जो भाषणों में उद्धृत किए जा सकें। रात में देर तक शहर में उपद्रवी मजदूर चक्कर काटते फिरते थे। उस समय अजब सा वातावरण हो जाता था। रॉकेट बमों का गिरना पहले से अधिक बढ़ गया था। कभी कभी कहीं दूर बड़े जोरों का धमाका होता था। इनके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। इनको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती थी। नए गीत, इनको घृणा गीत कहा जाता था, की धुन तैयार हो गई थी। मैं टेलीस्क्रीन पर निरंतर बजाई जा रही थी। बड़ी विभत्स थी वह, जिसे संगीत नहीं कहा जा सकता था। मैं कुछ कुछ बहुत से ढोलों के एक साथ पीटे जाने की आवाज से मिलती थी। उसे बहुत से लोग सैनिकों की मार्च के साथ जब चिल्लाकर गाते थे तो सुनकर डर मालूम होने लगता था। मजदूरों को वह पसंद आ गई थी, लेकिन पिछला गाना अब भी लोकप्रिय था। पार्सन्स के बच्चे दिन रात जब मर्जी आती कागज और कंधे पर ये धुन बजाने लगते थे। कभी कभी तो उनका शोर कानों के पर्दे फाड़ने लगता था। पार्सन्स ने बहुत से स्वयं सेवकों का दल बनाया था। ये स्वयं सेवक सड़कें सजा रहे थे, जहां तहां झंडे लगाए जा रहे थे, पोस्टर्स तैयार हो रहे थे, झंडियां लगाई जा रही थी। पार्सन्स बड़ा खुश था। वह हर स्थान पर मौजूद लगता था। कभी किसी चीज को गिराने के लिए धक्का दे रहा है तो कभी कोई रस्सी खींच रहा है, कभी आरा चला रहा है तो कभी हथौड़ा। हर एक की मदद करना, मजाक करना और कॉमरेडों की भांति उपदेश देना उसका दिन रात का काम था। इसके साथ ही उसके शरीर से बराबर पसीना निकला करता था, जिसकी बदबू से जो भी पास होता उसकी नाक में वह घुस जाती। अचानक लंदन भर में एक नया ढंग का पोस्टर लग गया था। इस पर कुछ लिखा नहीं था। इसमें केवल एक यूरेशियन सैनिक का बड़ा सा सिर बना था, जो 3-4 मीटर बड़ा था। वह सैनिक आगे बढ़ता सा लग रहा था। उसके पास एक छोटी मशीन गन थी। आप चाहे जहां खड़े हों, मशीन गन की नोक आपकी तरफ ही तनी लगती थी। ये पोस्टर मोटा भाई के चित्रों से भी अधिक संख्या में हर खाली स्थान पर लगा दिए गए थे। मजदूरों को अधिकतर युद्ध आदि की फिक्र नहीं रहती थी, लेकिन उनमें भी देशभक्ति का ज्वार लाने की तैयारी की जा रही थी। अब रॉकेट बमों से मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। एक बम सिनेमा घर पर गिरा और सैकड़ों व्यक्ति जिंदा दफन हो गए। मुर्दों का बड़ा लंबा जुलूस निकला और बाद में एक शोभ प्रकट करने के लिए सभा हुई। एक बम खेल के मैदान में गिरा और शाम को जो बच्चे वहां खेलने गए थे उनमें से दर्जनों मर गए। यूरेशियन सैनिक वाले पोस्टर की सैकड़ों प्रतियां स्थान स्थान पर फाड़ डाली गईं। उनको जला दिया गया। इस झगड़े में बहुत सी दुकानें भी लूट ली गईं। तभी ये अफवाह फैला दी गई कि जासूस रेडियो तरंगों से रॉकेट फेंक रहे हैं। एक वृद्ध दंपति के घर में रहने वाले
को विदेशी समझकर आग लगा दी गई और वे जिंदा जल गए। जब मिस्टर चैरिंगटन के कमरे में जूलिया और विंस्टन पहुंचे, वे बिना कपड़े पहने आसपास लेट गए। कपड़े इसलिए उतार दिए थे कि गर्मी न लगे। चूहा फिर नहीं आया, परंतु गर्मी बढ़ने के साथ खटमलों की संख्या काफी बढ़ गई थी। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं थी। गंदा हो या साफ, कमरा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। जैसे वे आते थे, चारों तरफ चोर बाजार से खरीदी हुई कीड़े मारने की दवा छिड़क देते थे, कपड़े उतार फेंकते थे और प्रेम करते थे। पसीना खूब निकलता था, लेकिन इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इसके बाद सो जाते थे। उठते तो देखते कि खटमल फिर इकट्ठे हो गए हैं और उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। 4, 5, 6 और 7 बार वे इसी कमरे में जून के महीने में मिले। अब हर वक्त शराब पीना विंस्टन ने छोड़ दिया था। उसे अब शराब की जरूरत भी नहीं थी। वह पहले से अधिक मोटा हो गया था। उसका नस के ऊपर टखने वाला फोड़ा बैठ गया था। सवेरे उसे जो तेज खांसी के दौरे आते थे, वे भी अब बंद हो गए थे। जीवन अब उतना असहनीय नहीं रहा था। टेलीस्क्रीन को देखकर अब वह मुंह नहीं बनाता था और ना ही उसकी इच्छा होती थी कि वे जोरों से गालियां बके। अब उनका घर था, गुप्त स्थान था, इसलिए बुरा नहीं लगता था कि वे कभी कभी कुछ घंटों के लिए मिल पाते थे। अब तो मुख्य बात यह थी कि कबाड़ी की दुकान के ऊपर जो कमरा था वह बना रहे। ये जानना कि कमरा सुरक्षित है उसमें रहने के बराबर ही था। कमरा एक दुनिया थी जिसमें बीते हुए संसार के मृत जीव भी चल फिर और घूम सकते थे। विंस्टन सोच रहा था कि मिस्टर चैरिंगटन भी मृत जीव ही है। ऊपर कमरे में जाते हुए वे उनसे बातें करने के लिए कुछ मिनटों के लिए ठहर जाया करता था। वृद्ध कहीं बाहर नहीं जाता था और ऐसा लगता था कि उसके पास ग्राहक भी नहीं आते थे। वह प्रेत की तरह ही लगता था। उसके 2 स्थान थे, या तो अंधेरी दुकान या उससे भी अंधेरी रसोई, जहां मिस्टर चैरिंगटन खाना बनाते थे। रसोई में अन्य चीजों के साथ पुरानी किस्म का ग्रामोफोन था जिसमें बहुत बड़ा भोंपा लगा था। विंस्टन से बातें करने का मौका वे पाकर खुश हो जाते थे। वृद्ध की नाक बड़ी लंबी थी और उसके चश्मे का कांच भी बहुत मोटा था। वह अपने कंधे झुकाए और मखमली जैकेट पहने जब अपनी दुकान में घूमता था तो ऐसा लगता था वह कोई व्यापारी नहीं बल्कि संग्रह करता था। वह विंस्टन से कभी कुछ भी खरीदने को नहीं कहता, वह केवल उन चीजों की तारीफ चाहता था। मिस्टर चैरिंगटन की बातें सुनना ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार पुराने संगीत बॉक्स का बजना। दोनों जानते थे, एक तरह से ये बात कभी उनके दिमाग से नहीं निकली थी कि जो हो रहा है वह अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता था कि मृत्यु उतनी ही सन्निकट है जितना बिस्तर जिस पर वे लेटे हैं। वे एक दूसरे को छाती से लगा लेते थे। उनकी दशा ठीक उस व्यक्ति की भांति थी जो आनंद के अमृत का आखिरी घूंट भी मरने के 5 मिनट पहले तक बड़ी तृष्णा से पी रहा होता है। कभी कभी उन्हें लगता कि वे सुरक्षित ही नहीं बल्कि उनकी यह व्यवस्था स्थायी भी है। उस कमरे में उनको लगता था कि कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वहां पहुंचना कठिन और एक तरह से खतरनाक भी था, परंतु कमरा सुरक्षित दुर्ग था। कभी कभी वे लोग बच निकलने के दुस्वप्न भी देखते थे। यदि भाग्य ने साथ दिया तो वे शेष जीवन भर अपना एक गुप्त संबंध बनाए रखेंगे, या कैथरीन शायद मर जाए और फिर जूलिया से वह शादी कर लेगा, और नहीं तो वे दोनों एक साथ आत्महत्या कर लेंगे, या वो गायब हो जाएंगे, अपना सब कुछ बदल देंगे, मजदूरों की भांति बोलना सीख लेंगे और किसी कारखाने में नौकरी कर किसी तंग गली में रहकर अपनी बाकी जिंदगी गुजार देंगे। परंतु दोनों जानते थे ये बेकार की बातें हैं। सच ये था कि बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। एक ही व्यवहारिक योजना थी, आत्महत्या की, और उसे भी काम में लाने का उनका इरादा नहीं था। वे एक के बाद दूसरा दिन, एक के बाद दूसरा सप्ताह ठीक उसी तरह बिताते थे जिस प्रकार मनुष्य के फेफड़े तब तक सांस लेते रहते हैं जब तक उन्हें हवा मिलती रहती है। कभी कभी वे पार्टी के विरुद्ध विद्रोह करने की बात भी सोचते थे, परंतु उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस विषय में पहला कदम किस प्रकार उठाया जाए। यदि कल्पित राजद्रोही संस्था ब्रदरहुड का अस्तित्व हो भी तो उसका पता कैसे लगाया जाए, ये एक समस्या थी। विंस्टन ने ओब्रायन और अपने बीच के स्वभाव या भावनागत घनिष्ठता का हल जूलिया को बतलाया। उसे ये भी कहा कि वह चाहता है कि स्वयं ओब्रायन से जाकर मिले और कहे कि मैं पार्टी का शत्रु हूँ और उसकी सहायता का अभिलाषी। हैरानी की बात यह थी कि विंस्टन की ये बात जूलिया को असंभव नहीं लगी। वह आदमियों को उनके चेहरे से भांप लेती थी। दूसरे जूलिया की यह भी धारणा थी कि हर एक व्यक्ति मन ही मन पार्टी से घृणा करता है। यदि हर व्यक्ति ये जान जाए कि खतरा नहीं है तो वह पार्टी के नियमों का अवश्य ही उल्लंघन करेगा। परंतु उसको ये विश्वास नहीं था कि कोई व्यापक विरोधी दल है या उसका कोई अस्तित्व भी हो सकता है। गोल्डस्टीन और उसके साथियों को अपने मतलब के लिए
पार्टी ने रच लिया है और जिस पर आप केवल विश्वास करने का बहाना करते हैं। अनेकों बार मैं उन आदमियों की फांसी के लिए चिल्लाई है जिनके नाम भी कभी उसने नहीं सुने, और जो अभियोग उन पर लगाए गए थे उनकी सत्यता में उसे रंच मात्र भी विश्वास नहीं था। जब मुकदमे चलते थे तो वह उन सब लोगों के साथ रहती थी जो अदालतों में दिन रात बैठे बैठे ये धुन लगाए रहते थे कि राजद्रोहियों को मौत की सजा दो। 2 मिनट की प्रचार फिल्म में गोल्डस्टीन के विरुद्ध चिल्लाने में सबसे आगे रहती थी। फिर भी गोल्डस्टीन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। गोल्डस्टीन के सिद्धांतों का भी उसे ज्ञान नहीं था। वह क्रांति के दौरान बालिका थी। उसे सन 1950 और 1970 के बीच हुए विचारों संबंधी संघर्ष की कोई विशेष याद नहीं थी। कोई स्वतंत्र राजनीतिक विरोधी दल या आंदोलन हो सकता है, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और फिर कुछ भी हो, पार्टी अजय अमर थी। ये सदैव रहेगी और उसका रूप भी यही रहेगा। आप केवल उसके खिलाफ गुप्त रूप से विद्रोह कर सकते हैं, गुप्त रूप से उसकी आज्ञाओं का पालन ना करने का अवसर निकाल सकते हैं। कभी कभी कोई हिंसात्मक कार्य भी कर सकते हैं, जैसे किसी को मार डालना या कोई चीज बारूद से उड़ा देना। कई बातों में जूलिया विंस्टन से अधिक तेज थी और उस पर पार्टी प्रचार का शीघ्रता से असर भी नहीं पड़ा था। जब उसने किसी सिलसिले में यूरेशिया के विरुद्ध चलने वाले युद्ध का जिक्र किया तो वह जूलिया के मुंह से सुनकर चकित रह गया कि युद्ध नहीं हो रहा है। लंदन पर जो रॉकेट बम प्रतिदिन गिर रहे हैं उन्हें शायद लोगों को डराए रखने के लिए ओशिएना की सरकार स्वयं गिरा रही है। ये ऐसा विचार था जो उसका दिमाग कभी भी नहीं सोच सकता था। 2 मिनट की प्रचार फिल्म के दौरान जूलिया का कहना था कि वह कठिनाई से अपनी हंसी रोक पाती थी। वह सरकारी बातों को केवल इसलिए मान लेती थी क्योंकि अक्सर सच या झूठ में उसे कोई अंतर नहीं लगता था। यथा उसने ये मान लिया था कि हवाई जहाजों का आविष्कार पार्टी ने किया था। उसने स्कूल में पढ़ा था। अपने स्कूल के दिनों में विंस्टन को याद आया, पार्टी केवल ये कहा करती थी कि उसने हेलीकॉप्टर बनाए हैं। 12 साल बाद जूलिया के स्कूल के दिनों में तो वह हवाई जहाज का आविष्कार करने का दावा करने लगी थी। और अब विंस्टन ने बताया कि हवाई जहाज उसके पैदा होने के पूर्व भी थे और क्रांति के बहुत पहले बन चुके थे, तो जूलिया को इसमें कोई खास मजा नहीं आया। आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि हवाई जहाजों का आविष्कार किसने किया? जूलिया को यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि 4 वर्ष पहले ओशिनिया की ईस्ट एशिया से लड़ाई थी और यूरेशिया से मित्रता। परंतु फिर भी जूलिया ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। उसका कहना था, इसकी कौन परवाह करता है? उसने अधीरता से कहा, एक के बाद बराबर दूसरा युद्ध चलता रहेगा और हर कोई जानता है कि खबर झूठी है। कभी कभी वह जूलिया से रिकॉर्ड विभाग की बातें करता और उसे बताता कि कैसे कैसे उसने जालसाजियां की हैं। परंतु जूलिया इनसे तनिक भी घबराई नहीं दिखती थी। उसने जूलिया को जोन्स, पार्सन्स और रदरफोर्ड की कहानी सुनाई, उसे कागज की कहानी सुनाई, परंतु इसका जूलिया पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, या फिर ये कहें कि उसकी समझ में वास्तविकता ही नहीं आई। क्या वे तुम्हारे दोस्त थे? उसने पूछा। नहीं, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। वे पार्टी के अंतरंग सदस्य थे। दूसरे, वे मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। वे क्रांति के पहले के नेता थे। मैं तो उन्हें शक्ल से ही जानता था। तो फिर उनके संबंध में चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? लोग तो हमेशा ही मारे जाते हैं। नहीं, उसने जूलिया को समझाने का यत्न किया। ये दूसरा मामला है। ये केवल मार डालने की बात नहीं है। क्या तुम ये समझती हो कि अतीत को जो बीते हुए कल से शुरू होता है बिल्कुल खत्म कर दिया गया है? हम इस समय क्रांति तक के संबंध में कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार क्रांति के पूर्ववर्ती काल के संबंध में हम कुछ नहीं जानते। सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया गया है या झूठा बना दिया गया है। हर पुस्तक दोबारा लिखी गई है। हर तस्वीर का रंग बदल दिया गया है। हर मूर्ति, इमारत और सड़क का दूसरा नाम रख दिया गया है। ये प्रक्रिया हर दिन, हर मिनट और हर क्षण जारी है। इतिहास रुक गया है। वर्तमान के सिवाय कुछ नहीं है और वर्तमान में केवल पार्टी का अस्तित्व है और कुछ नहीं। पार्टी जो करती है वह ठीक है। मैं जानता हूं कि अतीत के बारे में झूठ बोला जा रहा है, लेकिन मैं इसे प्रमाणित नहीं कर सकता। एक बार वास्तविकता को झूठ में बदलने के बाद उसका कोई प्रमाण ही शेष नहीं रहता। एक ही ऐसा मामला था जिसके बारे में मेरे हाथ में ठोस सबूत आया था। वह क्या चीज थी? वह तस्वीर थी, परंतु कुछ मिनट के बाद मैंने उसे फेंक दिया। परंतु आज यदि ऐसा ही प्रमाण हाथ में आ जाए तो मैं उसे अवश्य रख लूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी, जूलिया ने कहा। मैं खतरा उठाने को अवश्य तैयार हूं, लेकिन तभी तक जब तक उसका कोई फायदा हो। यदि आप उसे रख भी लेते तो क्या लाभ होता? शायद अधिक लाभ नहीं होता। यदि मैं किसी अन्य व्यक्ति को दिखाता तो शायद उसके दिमाग में थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हो जाता। मैं नहीं समझता कि हम जीवन काल में कोई परिवर्तन कर पाएंगे, परंतु छोटे छोटे विद्रोही दल अवश्य बन सकते हैं।
ये दल क्रमशः बढ़ सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड भी पीछे छोड़े जा सकते हैं। इससे अगली पीढ़ी हमारे काम को आगे ले जा सकती है। मेरी अगली पीढ़ी में कोई रुचि नहीं है। मैं तो अपने आप में तथा तुम में रुचि रखती हूँ। तुम तो कमर के नीचे के हिस्से में ही विद्रोही हो, उसने कहा। जूलिया को यह बात बड़ी अच्छी लगी थी और उसने विंस्टन को प्रसन्नता के मारे बाहों में भर लिया। पार्टी के सिद्धांतों को आलोचना में जूलिया को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वह इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। ये बेकार की बातें हैं, क्यों अपना दिमाग इनसे खराब किया जाए। वह जानती है कब हर्ष ध्वनि करनी चाहिए और कब थू थू, और बस इतना ही जानना आवश्यक है। उससे बातें करते हुए विंस्टन ने अनुभव किया कि पार्टी भक्ति बिना सिद्धांत जाने भी कितना आसान है। आप कुछ भी विश्वास करा सकते हैं। वे जो कहा जाता था मान लेते थे। आखिर जिसका इंतजार था वह हो ही गया। जिस संदेश की प्रतीक्षा थी वह आ ही गया। शायद जीवन भर इसी घटना की वह प्रतीक्षा कर रहा था। वह मंत्रालय के कमरों के बीच में लंबे रास्ते से जा रहा था। वह करीब करीब उसी जगह था जहां जूलिया फिसली थी और फिसलने के बाद उसने चिढ़ दी थी। अचानक उसने महसूस किया कि उससे कहीं अधिक स्थूल शरीर का कोई व्यक्ति उसके पीछे आ रहा है। जो व्यक्ति पीछे था वह थोड़ा सा खांसा। ये बोलने की भूमिका थी। विंस्टन रुक गया और मुड़ा। वह ओब्रायन था। आखिरकार वे एक दूसरे के आमने सामने थे। उसकी तबीयत हो रही थी कि वह भाग जाए। उसका दिल बड़े जोरों से धड़क रहा था। वह स्वयं बोलने में असमर्थ था। ओब्रायन पहले ही की तरह आगे बढ़ता गया। थोड़ी सी देर के लिए उसने मैत्रीपूर्वक विंस्टन की बाह पर अपना हाथ रखा। अब दोनों साथ साथ चल रहे थे। ओब्रायन ने इस प्रकार बात करनी शुरू की जैसे वह बराबर का हो। यह शिष्टाचार पार्टी के अन्य अंतरंग सदस्यों में नहीं था। मैं तुमसे बात करने के मौके की तलाश में था, ओब्रायन ने कहा। कुछ दिन हुए तुम्हारे नई भाषा में लिखे एक लेख को मैं टाइम्स में पढ़ रहा था। ऐसा लगता है कि तुम्हें नई भाषा में बड़ी गवेषणात्मक रुचि है। विंस्टन अब तक संभल गया था। उसने कहा, गवेषणात्मक तो नहीं, मैं तो केवल नौसिखिया हूँ। ये मेरा विषय भी नहीं है। परंतु तुम बड़ी अच्छी भाषा में लिखते हो, ओब्रायन ने कहा। ये केवल मेरी राय नहीं है। मैं तुम्हारी एक मित्र से बातें कर रहा था। वह तो भाषा विशेषज्ञ है। उसका नाम इस समय मेरे दिमाग से उतर गया है। विंस्टन का दिल धड़कने लगा। ओब्रायन का मतलब सिवाय साइम के अन्य किसी व्यक्ति से नहीं था। परंतु साइम न केवल मर गया था बल्कि वह समाप्त कर दिया गया था, और उस जैसे नाम का कोई आदमी पहले कभी था ही नहीं। उसको याद किया जाना अक्षम्य अपराध होता। ओब्रायन का ये कदम अवश्य ही किसी बात का संकेत होगा। वे धीरे धीरे रास्ते के छोर तक चले गए। यहाँ ओब्रायन ने चश्मा नाक पर रखने के बाद कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने अपने लेख में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो समय के अनुकूल नहीं है, परंतु वे अभी हाल ही में निरर्थक हुए हैं। तुमने नई भाषा की डिक्शनरी का 10वां संस्करण देखा है क्या? नहीं, विंस्टन ने कहा। क्या वह छप गया है? हम लोग रिकॉर्ड विभाग में अब भी नवा संस्करण ही काम में ला रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी 10वां संस्करण कुछ महीने और ना निकल सकेगा, परंतु कुछ अग्रिम प्रतियां उपलब्ध हैं। मेरे पास भी एक है। शायद तुम उसे देखना पसंद करो। जी बिल्कुल, विंस्टन ने इशारा समझकर कहा। कुछ नई चीजें बड़ी काम की हैं। क्रियाएं बड़ी कम हो गई हैं। ये बात तुम्हें अच्छी लगेगी। क्या मैं किसी के हाथ डिक्शनरी भेज दूं? परंतु मैं ऐसी बातें भूल जाता हूँ। ना हो तो तुम मेरे फ्लैट में आ जाओ और उसे अपनी सुविधा अनुकूल समय पर ले लो। क्या ये ठीक रहेगा? मैं अपना पता तुम्हें बता देता हूँ। वह उस समय एक टेलीस्क्रीन के सामने खड़े थे। कुछ सोचते हुए ओब्रायन ने अपनी दोनों जेबों में हाथ डाले और चमड़े की जिल्द मड़ी एक पॉकेट बुक तथा सोने की पेंसिल निकाली। ओब्रायन ने पता इस प्रकार लिखा कि कोई भी आदमी जो टेलीस्क्रीन के दूसरे छोर पर हो, मैं तुरंत पढ़ सकता था कि ओब्रायन ने क्या लिखा है। उसने पता लिखा और कागज फाड़कर विंस्टन को दे दिया। मैं शाम को अक्सर घर पर ही रहता हूँ, ओब्रायन ने कहा। यदि ना रहूं तो भी डिक्शनरी मेरा नौकर तुम्हें दे देगा। वह चला गया। वे एक दूसरे से अधिक कुछ मिनट तक बातें करते रहे होंगे। इस घटना का एक ही मतलब था। ऐसा इंतजाम किया गया था कि विंस्टन ओब्रायन का पता जान ले। ये जरूरी था। बिना सीधे पूछे किसी के रहने के स्थान का पता जाना ही नहीं जा सकता था। किसी प्रकार की कोई डायरेक्टरी तो थी नहीं। ओब्रायन का मतलब था, यदि तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो ये मेरा पता है जहां भेंट हो सकती है। संभव है डिक्शनरी में भी कोई संदेश छिपा हो। जो कुछ भी हो, एक बात तो निश्चित थी कि जिस षड्यंत्रकारी दल की कल्पना उसने की थी वह यही था। वह उस दल की चौखट तक पहुंच गया था। वह जानता था कि उसे देर या सवेर ओब्रायन के बलाहट का सम्मान कर जाना ही पड़ेगा। शायद कल या शायद कुछ समय बाद, ये तय नहीं था। अब जो हो रहा था वह वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम था। पहला गुप्त मानसिक विचार था।
दूसरा था डायरी लिखना। अब शब्दों से आगे कुछ काम करना था। आखिरी काम प्रेम मंत्रालय में होने वाला था। उसने स्वीकार कर लिया था, अंत तो कार्य के आरंभ में ही था। ओब्रायन का मतलब समझ जाने के बाद उसका शरीर मौत जैसी ठंडक अनुभव कर रहा था। वह ये तो सदैव जानता था कि कब्र है और वह उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो दोस्तों, आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपके लिए 1984 का नवा भाग लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत विद रोशनी।